Good morning, students. How are you all? Hope you are fine and safe too, students. So, students, in our previous video, we have learned something about medieval Gujarat. In that, we have learned the three dynasty, that is Chavda dynasty, Solanki dynasty, and Waghela dynasty. If we talk about a short rapid revision of the previous video, so first we will talk about a Chavda dynasty. In that Chavda dynasty, the ruler of Chavda dynasty was Vanraj Chavda. He ruled in the Gujarat many years and was a very grateful ruler, and he established a new kingdom on the bank of the river Saraswati, which was known as Anilwad Patan, right? So it is believed that his friend assisted him to acquiring the kingdom. That's why he put his name of the kingdom, that is Anilwad, because his friend name was Anil and he helped him a lot for his kingdom. So that's why he put the name of new kingdom is Anilwad Patan. Fine. Now, if we talk about the little bit thing of Solanki dynasty, so in that many great rulers were ruled in that. For example, Bhimdev Solanki, Siddharth Singh Jai Singh, Kumar Pal, Mulraj Solanki. These are the famous great rulers who ruled in the Solanki dynasty. ये सारे जो फेमस रूलर्स थे जिन्होंने सोलंकी डायनेस्टी में रूल किया था। और श्री हेमचंद्राचार्य ने एक बुक लिखी थी, ग्रामर बुक, उसका नाम था शब्द अनुशासन। वो बुक उसने ग्रामर बुक लिखी थी और उस बुक को इतनी रिस्पेक्ट दी गई थी कि पूरी की पूरी क्या निकली थी, जो निकलते हैं ना प्रोसेशन, पूरी की पूरी प्रोसेशन निकली थी। एक हाथी के ऊपर वो बुक रखी गई थी और किंग और जिन्होंने बुक लिखी थी उन्होंने पूरी की पूरी किंगडम में चल के उसका प्रोसेशन किया था। और फर्स्ट ये बुक जो है जिसको इतनी रिस्पेक्ट दी गई थी, और इसीलिए उस टाइम पे उसका अनिल पाटन में विद्या धाम भी माना जाता था, क्योंकि वहाँ पे एडुकेशन के नाम से बहुत रिस्पेक्ट दी जाती थी एंड वो खुली थी। फाइन। और अगर हम थोड़ी सी बात करें वाघेला डायनेस्टी की, तो वाघेला डायनेस्टी ने भी बहुत अच्छी तरह से रूल किया था गुजरात पे। देन आफ्टर वाघेला डायनेस्टी में अगर हम बात करें जयपाल किंग की, जिनकी डेथ हो गई, तो उसके बाद उनकी वाइफ जो है नाइकी देवी, उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से उनके बाद पूरा का पूरा उनका किंगडम संभाला। जब शाहबुद्दीन गौरी ने अटैक किया गुजरात पे, तब उन्होंने अपना छोटा सा बेबी जो था वो उन्होंने बैक पर रख के उन्होंने उनके साथ क्या की थी, फाइट की थी, और उसमें हमने जीत भी हासिल की थी। तो अगर हम माना जाए कि राजपूत के टाइम पे ये जो तीन डायनेस्टी थी जो गुजरात में जिन्होंने रूल किया, वो ना ही ग्रेट थी, बट उनकी वाइफ भी उनके साथ स्टेप टू स्टेप खड़ी रहती थी। एंड काफ़ी चीज़ें भी कंस्ट्रक्ट हुई गुजरात में, और तब गुजरात बहुत प्रॉस्पेरस माना जाता था। रान की वाव स्टेप्स की बात करें तो वो भी बहुत अच्छी तरह से बिल्ड किया गया था। मुनार लेक की बात करें तो वो भी बहुत अच्छी तरह से बिल्ड किया गया था। सो तब के टाइम पे अगर हम बात करें, जैसे कि मैंने आपको स्टैंडर्ड क्या कहते हैं सेमिस्टर फर्स्ट में अगर हमने बात की थी राजपूत्स की, तो राजपूत ने बहुत ही अच्छी तरह से रूल किया था। इनमें से अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात में भी इन तीन डायनेस्टीज ने 560 ईयर्स तक रूल किया था, और बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने गुजरात को आगे भी बढ़ाया था। तो अगर हम आगे बढ़े तो अभी हम पढ़ेंगे कि हमने लास्ट में कंप्लीट किया था कि भाई 15th सेंचुरी से लेके एट द एंड ऑफ 16th सेंचुरी किसने उसके आफ्टर वाघेला डायनेस्टी के बाद कौन आया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने का आया था। देन आफ्टर वाघेला डायनेस्टी का एंड हो गया, राजपूत एरा का एंड हो गया था, देन आफ्टर अलाउद्दीन खिलजी ने रूल किया था 15th सेंचुरी से लेकर टिल द एंड ऑफ 16th सेंचुरी। Now, during this era, notable sultans like Ahmad Shah, Muhammad Begada, and Muzaffar Shah
ruled over Gujarat. At the beginning of 17th century, the Mughal dynasty established itself over Gujarat, and then after many kingdoms, other came into the existence in Gujarat. कि आफ्टर राजपूत, जब राजपूत के जो बिगनिंग से लेके एंड कंप्लीट हुआ, उसके बाद सल्तनत आई, जिन्होंने बहुत सारी डायनेस्टीज, उसके बाद सल्तनत एरा आया, उसके बाद उनकी डायनेस्टी आई और उन्होंने रूल स्टार्ट किया था। जैसे कि अहमद शाह ने क्या किया था, अहमदाबाद सिटी इस्टेब्लिश किया एंड द कैपिटल रख दिया गुजरात का अहमदाबाद। ठीक है। उसके बाद अगर बात करें 17th सेंचुरी की, तो मुग़ल डायनेस्टी यहाँ पे आई, उन्होंने इस्टेब्लिश किया यहाँ का रूल, और उसके बाद काफ़ी ऐसे डायनेस्टीज आती गई। पर अगर हम बात करें रान की वाव की, जो हमने पहले पढ़ा था सोलंकी एरा में, मैंने बात की थी कि भाई रान की वाव ने किंग उदयमती जो है उन्होंने बिल्ड करवाया था, कि भाई इस तरह से स्टेप्स टू स्टेप्स अंदर बिल्ड किया गया था, जो अभी तक भी फेमस है और लोग वहाँ पे पिकनिक स्पॉट की तरह भी वहाँ पे विजिट करते हैं। During the Solanki era, the king was the most powerful. All of the various departments of the kingdom were handled by the different minister. The most of the minister was known as Mahamatya, who looked after the finance department. The most important department of the administration was known as Mandal. The capital of this kingdom was located on the bank of river Saraswati. Hence it was known as Saraswati Mandal. Subsection of the Mandal was known as Pathak. There were several such Pathaks which included many villages with their folds. Mandals such as Kutch Mandal, Saurashtra Mandal, Khitak Mandal, Lat Mandal were present during this time. Architecture and culture. Many people followed Shaivism in Gujarat during the Solanki era. At the present time, Somnath was a prime center of Shaivism, while the Dwarka was a famous pilgrim center for the Vaishnavam. The influence of Buddhism reduced during the medieval age, while Jainism gathered momentum. As a result, many magnificent Jain temples were built. This period also saw the progress of architecture, sculpture, and painting. The architecture of this time exhibited the Rajasthani style of the temple carving. The Sun Temple of Modhera, the Vimalavachi Temple of Abu were constructed in the 11th century, while the Rudra Mahale temple, the reconstructed Somnath temple were built in the 12th century. The 13th century saw the construction of Dilwara temple of Mount Abu, which attained a prominent place in the architecture splendor of India. See, अगर हम बात करें एडमिनिस्ट्रेशंस की, तो सोलंकी डायनेस्टी की बात करें तो मैंने जैसे कि बताया था, या पे पिक्चर दे रखा है रान की वाव का। ये सारी हिस्टोरिकल प्लेस पूरी बनाई गई थी अच्छी तरह से, और वहाँ पे अभी तक भी देखने जाओ तो एज अ याद की तरह ये रखी गई है। डिफरेंट डिफरेंट मंडल्स जो होते हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट छोटे छोटे किंगडम्स, जैसे कि हम अगर बात करें कि छोटे छोटे मंडल्स होते हैं ना, जो एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हो, लाइक मैं बताऊँ आपको एडमिनिस्ट्रेशन का, जैसे कि छोटे छोटे डिपार्टमेंट हो अलग अलग, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम चलता हो, जैसे कि फाइनेंस का अलग चलता हो, हेल्थ का अलग चलता हो। इसी तरह उस टाइम के किंगडम में डिफरेंट डिफरेंट क्या होते थे, मंडल्स होते थे। और ये मंडल कहाँ बना था, तो सरस्वती रिवर के बाज में बना था, इसलिए उसको सरस्वती मंडल भी बोला जाता है। फिर पाठक मंडल होता है, देन आफ्टर अगर खेतक मंडल होता है, कच्छ मंडल, ये क्या होते हैं, छोटे छोटे विलेजेस में अलग अलग प्लेसेस पे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है, इसलिए उसका नाम क्या पड़ा गया है, मंडल पड़ा गया है, मंडल बोलते हैं। और अभी भी प्रेजेंट ड्यूरिंग दिस टाइम ये जो मंडल्स जो हैं वो अभी भी प्रेजेंटली क्या है गुजरात में अभी तक, जो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में डिवाइड हो गए हो।
उस तरह से तब के टाइम पे सोलंकी एरा में इस तरह से वर्क भी होता था। पर अगर हम बात करें आर्किटेक्चर एंड कल्चर की, तो आपको पता ही है कि गुजरात में सोमनाथ जो है, जिसको शिविज्म बोलते हैं, ठीक है, मतलब जो शिव को मानने वाले लोग होते हैं, ठीक है, जो वैष्णव होते हैं, कृष्ण जी को मानने हैं, वो वैष्णव वास बोले जाते हैं, तो जो कृष्ण जी को मानते हो, तो द्वारका है, सन टेम्पल, सोमनाथ है, वो भी बिल्ड किया गया। और इस तरह से बिल्ड किया गया कि आज तक भी देखो हम विजिट तो करते ही हैं वहाँ पे। काफ़ी ऐसे आपने देखा होगा कि लोग पिकनिक में जाते हैं, या छुट्टियों के टाइम पे आपने देखा ही होगा द्वारका जाते हैं, देन सोमनाथ जाते हैं। तो ये जो कंस्ट्रक्शंस किया गया था मेडिवल गुजरात में, राजपूत के टाइम में किया गया था। और जैनिज़्म जो है, जैन लोगों का है, तब भी मोमेंटम ज़्यादा बढ़ते गए। इसलिए आपको कहीं कहीं छोटे छोटे जैन के भी जो टेम्पल्स वगैरह है वो देखने मिलेंगे। सन टेम्पल ऑफ मोढेरा की बात करो, कि टेम्पल ऑफ आबू की बात करो, ये जो टेम्पल्स हैं ये सारे कब बनाए गए, तो 13 या 12 सेंचुरीज में बनाए गए। कब की बात है, जब राजपूत एरा ने यहाँ पे राज किया था। ठीक है, समझ में आ गया। नाउ, along with the temple of architecture of Gujarat, other architecture works such as lake of forts, gateway, arc of temples, who included among all the Kirti Toran. The Kirti Toran of Vadnagar is very famous. Manuscripts were usually written on palm leaves. Margins were drawn along the four sides of these 2 or 3 feet long and 2 and 3 inch wide. Leaves within that limited space, writing and drawing were executed. Beside this, a lot of literary work of Jainism such was accomplished during the Solanki era, like the Dvashraya Granth. Ahmedabad became the center of administration during the Sultanate regime. Many books were written in Persian. Also, many works in Gujarati have been written during this period. Many famous mosques were built during the Sultanate as well as the Mughal era. The famous Sidi Sayyid Grill of Ahmedabad and the Sarkhaj Roja Mosque were constructed during that time. Thus, during the medieval age, almost 560 years, the Gujarat were ruled over by the Rajput dynasty and later by the Sultanate era and the Mughal era. This evident formed the architectural splendor and the literary work of that period. देखो, अगर हम बात करें, देखो इस पूरे के पूरे चैप्टर में हमने पहले तो देखो आपको सिंपली मैं समझाऊँ तो क्या लर्न किया हमने, 3 डायनेस्टी के बारे में लर्न किया। अब उन 3 डायनेस्टी के एंड के बाद उन लोगों ने कौन सी चीज़ बनाई, उन लोगों का कंस्ट्रक्शंस कैसा था, उसके बारे में हमने बात की। अगर हम बात करें राजपूत की एडमिनिस्ट्रेशंस वर्क की, आर्किटेक्चर एंड कल्चर, तो डिफरेंट डिफरेंट विलेजेस में डिफरेंट डिफरेंट जो होते हैं ना मंदिर वगैरह बनाए गए। जैसे कि हम बात करें सोमनाथ की, द्वारका की, काफ़ी सारे जैन के भी मंदिर बनाए गए। तो उनकी पेंटिंग, उनका कार्विंग, उनका वर्क अभी तक इतना फेमस है कि स्टिल अभी भी हम जाते हैं घूमने के लिए। देखो ये जो है कीर्ति तोरण है वडनगर का, वो भी इतना फेमस है, स्टिल अभी लोग जाते भी हैं। और ये जो दिवाली पीरियड था, नो डाउट कोरोना की वजह से काफ़ी लोग कम गए होंगे, फिर भी लोग काफ़ी घूमने भी गए हैं। तो ये सारे जो चीज़ें हैं गुजरात में बनाई गई कब के टाइम पे, मेडिवल के टाइम पे, जब राजपूत का रूल चलता था। बट इतना भी नहीं था, जब राजपूत का एंड हुआ फिर सल्तनत आया, उसके बाद मुगल एरा आया, तब भी गुजरात में काफ़ी चीज़ें बनाई गई जो अभी तक फेमस है। जैसे कि सिद्दी सैयद ग्रिल जो है अहमदाबाद में, वो अभी तक फेमस है, जो मुगल एरा के टाइम पे बनाई गई थी। काफ़ी पोर्शंस बुक्स जो थी वो लिखी गई थी और उसमें ग्रंथों के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई थी, राइट। तो अगर हम बात करें 560 ईयर्स में गुजरात जो था बहुत ही आगे बढ़ा। काफ़ी रूलर्स ने रूल भी किया और गुजरात में इतनी हिस्टोरिकल प्लेसेस भी बनाई, ताकि आज भी हम छुट्टियों के टाइम पे ऑलमोस्ट गुजरात में घूमने जाते हैं और ये सारी चीज़ें देखने जाते हैं।
सो स्टूडेंट्स, ये पूरा का पूरा जो चैप्टर था वो हमारा था मेडिवल गुजरात के बारे में। हमने पाटन के बारे में पढ़ा, अनिल वाल पाटन के बारे में, हमने सोमनाथ टेम्पल के बारे में पढ़ा, हमने द्वारका टेम्पल के बारे में भी पढ़ा, आबू में कौन सा टेम्पल बनाया गया उसके बारे में भी पढ़ाया। उसके बाद अगर हम बात करें एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की, तो उनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बहुत अच्छा था। काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्समेंट बनाए गए, उसमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके से वर्क करने के लिए रेडी हुए। और उसके बाद सल्तनत एरा आया जब, तब भी गुजरात में काफ़ी चीज़ें बनाई गई, जैसे कि सिद्दी सैयद ग्रिल भी बनाई गई। देन आफ्टर अगर हम बात करें मॉस्क की, तो डिफरेंट मॉस्क भी बनाई गई जो फेमस है। तो 560 ईयर्स, 560 ईयर्स में गुजरात में काफ़ी उतार चढ़ाव भी आया, और उसके साथ काफ़ी डिफरेंट चीज़ें भी बनाई गई जो अभी तक भी फेमस है। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये चैप्टर है मेडिवल गुजरात, यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वो है मुगल एरा, मुगल एम्पायर एस्टैब्लिश्ड एंड एक्सटेंशन। अगर आपको मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दूँ, तो बाबर, पहले मुगल एम्पायर में बाबर आए, उसके बाद हुमायूं, हुमायूं के बेटे अकबर, अकबर के बेटे कौन थे, अकबर के बेटे सलीम, जैसे जहांगीर भी बोलते हैं, ठीक है। देन आफ्टर शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब। तो ये जो बाबर की जो पूरी की पूरी मुगल एम्पायर की जैसे कि हम बताए जाए ना, पीढ़ी दर चलती आ रही थी। तो इस टाइम पे मुगल एम्पायर ने जो इंडिया पे रूल किया, कौन सी चीज़ें बनाई, कौन सी आज तक फेमस है, जैसे कि रेड फोर्ट की बात की जाए, देन आफ्टर ताजमहल की बात की जाए, शीश महल की बात की जाए, ये सारी चीज़ें जो है वो मुगल टाइम पे बनाई गई है। किस किस ने कौन सी चीज़ बनाई, किसने कब तक कहाँ तक रूल किया, वो पूरा का पूरा इस चैप्टर में है। पहला जो हमने चैप्टर पढ़ा वो पूरा गुजरात के बेस पे पढ़ा, कि राजपूत के टाइम पे, मेडिवल के टाइम पे गुजरात में कौन सी डायनेस्टी ने रूल किया था, उन्होंने कौन सी चीज़ें बनाई, किस तरह से बनाई, उनकी जो वाइफ थी, क्वीन जो थी, वो भी उनके हाथ टू हाथ, हैंड टू हैंड खड़ी रहती थी उनके साथ। जैसे कि सेमेस्टर फर्स्ट में हमने बताया ही था कि जो राजपूत तो थे, उनकी वाइफ भी इतनी ही ब्रेव थी जितने वो ब्रेव थे, ऐसे। तो उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें अपनी बनाई, इसलिए हिस्टोरिकल प्लेसेस जो है गुजरात में वो बहुत ही अच्छी है, और आज तक भी वो हम देखने वगैरह जाते हैं। अब हम बात करेंगे चैप्टर 4 मुगल एम्पायर की। मुगल एम्पायर में कौन सी चीज़ें किसने बनाई, कहाँ से स्टार्टिंग हुई, बिगनिंग हुई, और किस किस ने कहाँ कहाँ रूल किया, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। सो मुगल एम्पायर की बात की जाए, so today is 15th August, Independence Day was celebrated in the school. Pratik switched on the TV at home and saw the national flag unfurled at Red Fort. He saw different pictures of Red Fort. Next day, he asked about Red Fort to his class teacher. The class teacher downloaded the different architectural monument picture from the internet and showed them to the student. While showing the different picture, he said all those monuments was constructed during Mughal period. Today, I will tell you about the Mughal rule. अब हम पढ़ेंगे मुगल एम्परर के बारे में, ठीक है। जैसे कि आपको याद हो स्टूडेंट्स, तो वो फर्स्ट सेमेस्टर में लास्ट चैप्टर जो था वो हमने डिफरेंट डायनेस्टीज के बारे में पढ़ा था। कौन सी डायनेस्टी थी, तो स्लेव डायनेस्टी थी, लोधी डायनेस्टी थी, ठीक है। देन खिलजी डायनेस्टी थी, गयासुद्दीन जो थे, तुगलक डायनेस्टी थी, ये सारी डायनेस्टी के बारे में पढ़ा था। जैसे ही सल्तनत एरिया एंड हुआ, मुगल एम्परर स्टार्ट हुआ, तो लास्ट में एक लोधी डायनेस्टी के बारे में पढ़ा था, इब्राहिम लोधी, जिन्होंने रूल किया था दिल्ली पे। और उसके बाद बाबर आए, जो कहाँ से आए, काबुल से आए थे, अफगानिस्तान से। और बाबर ने इब्राहिम लोधी के साथ बैटल की, एंड बाबर वो बैटल में जीत गए।
देन आफ्टर, उसके बाद बाबर ने क्या किया, रूल किया दिल्ली पे, ठीक है। और उसके बाद मुगल डायनेस्टी कंटिन्यू होती हुई आई। इब्राहिम लोदी रूल्ड ओवर दिल्ली एट द टाइम ऑफ बाबर ruled over in Kabul, Afghanistan. Babur was a ruler of Mughal dynasty. He attacked Delhi 1526 AD. Ibrahim Lodi was defeated by the well-equipped army of Babur, which cannons too. It brought end to the Sultanate age, and Mughal rule was established. In the beginning, the Mughal ruler ruled near Delhi. Babur won many battles and his descendants slowly and gradually extend the empire. Let us about know the during the Mughal age and know more about the administration and social life of that time. स्टूडेंट्स इसमें प्रिंट थोड़ी सी डार्क दे रखी है, तो आपको मे बी राइटिंग्स में प्रॉब्लम होगी, तो प्लीज़ अपने पास साइड में टेक्स्ट बुक खोल के रखना, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे बाबर के बारे में। तो जैसे ही लोदी डायनेस्टी आई थी सल्तनत में, उसने क्या किया था, बाबर ने तब काबुल अफ़गानिस्तान में क्या करते थे, रूल करते थे। तो बाबर और लोदी डायनेस्टी जो थी उसमें क्या हुआ, कॉन्फ्लिक्ट्स हुए और बैटल हुए। तब बाबर ने क्या किया, लोदी डायनेस्टी को हरा दिया। फिर पूरा का पूरा दिल्ली जो था उनके कब्जे में आ गया। देखो ये सेमेस्टर 1 में जो चैप्टर्स आए ना डिफरेंट डायनेस्टी के बारे में, वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड ही होते हैं, तो वो सब याद ज़रूर रखना। जैसे कि हमने राजपूत एज के बारे में पढ़ा, तो राजपूत का पूरा वो सेमेस्टर फर्स्ट में पढ़ा ना, तो सेकेंड जो सेमेस्टर था उसमें गुजरात में राजपूत ने कितना टाइम वॉर क्या कहते हैं रूल किया, किस तरह से रूल किया, कितने ईयर्स तक रूल किया, वो हमने पढ़ा। समझ में आया। अब जो डिफरेंट डायनेस्टीज़ के बारे में पढ़ा था, तो मुग़ल एम्परर जो डायनेस्टी आई थी उन्होंने अभी उसके बाद कितनी रूल किया, कैसे रूल किया, वो उसके बारे में सेकेंड सेमेस्टर में हम क्या पढ़ेंगे, इसका डिटेल पढ़ेंगे। फिर बाबर ने क्या किया था कि रूल कर डाला था, स्टार्ट किया, इस्टाब्लिश्ड रूल स्टार्ट किया अपना दिल्ली में। अब मुग़ल एम्परर क्या हुई, उसकी बिगनिंग हुई। कैसे हुई बिगनिंग, अब बाबर कौन सा ईयर है, देखो नोट कर डालो, 1526 से लेके 1530 तक। बाबर का रूल कब तक चला, 1526 से लेके 1530 तक। इन 1527 CE he fought a battle with the brave Rana Sangha at Kanwa, in which Babur defeated him and his army was equipped with cannons. 1530 Babur fell ill and died. He fought many battles to lay a strong foundation of the Mughal Empire and gain control over area near Delhi and Agra. He emerged victorious in the most of the battles. बाबर जो थे उन्होंने काफ़ी ब्रेव थे और उन्होंने दिल्ली पे कब्ज़ा भी किया था और आजू बाजू के एरिया भी उन्होंने अपने अंडर में कर लिए थे। बट थोड़ा टाइम जाने के बाद क्या हुआ, उनकी हालत ख़राब हो गई और उनकी क्या हो गई, डेथ हो गई। तो उनके बाद उनका पूरा का पूरा कंट्रोल उनके बेटे हुमायूं के अंडर में आ गया। अब हुमायूं के बारे में, तो हुमायूं ने कहाँ से कहाँ तक किया, हुमायूं ने 1530, 1540 एंड 1555 to 1556 Humayun ascended the throne of Delhi after Babur. According to his father's will, the kingdom was divided and each of his brothers inherited one province. He retained Delhi. Humayun had to struggle a lot against his brother Kamran and Afghans. Humayun was defeated twice by Sher Shah and he had to escape for 15 years in order to save his life. During that time, Akbar was born in the palace of the king of Amarkot. Humayun regained Delhi from the successor of Sher Shah. अगर हुमायूं की बात करें तो इसमें देखो दो दो ईयर्स दे रखे हैं, 1530, 1540 से लेके 1555 तक, 1556। तो ऐसा क्यों दे रखा है, क्योंकि बाबर के जो बेटे थे हुमायूं, उसने असेंड किया दिल्ली पे
ठीक है। उसके बाद उन्होंने कब्जा किया थ्रोन ऑफ दिल्ली आफ्टर बाबर, बट अकॉर्डिंग टू हिज फादर्स विल द किंगडम वॉज डिवाइडेड एंड ईच ऑफ हिज ब्रदर वॉज इनहेरिटेड इन वन प्रोविंस। ही रिटेन्ड दिल्ली, पर उसका जो किंगडम था वो डिवाइडेड था ब्रदर्स में, कि भाई इतना तेरे पास जाएगा, इतना तेरे पास जाएगा। तो जो प्रॉपर्टी थी ना वो एक हुमायूं के पास नहीं थी, वो डिवाइड हो गई थी उनके ब्रदर्स में। तो उन्होंने बहुत ही स्ट्रगल किया हुमायूं ने उसके ब्रदर के अगेंस्ट, एंड अपनी प्रॉपर्टीज़ वगैरह जो थी वो किस तरह से उन्होंने क्या कहते हैं भाई स्ट्रगल भी किया था। एंड हुमायूं हैड स्ट्रगल अ लॉट अगेंस्ट हिज ब्रदर ऑफ कमरन एंड अफगान। पर होता क्या था कि भाई देखो प्रॉपर्टीज वगैरह जो होती है वो डिवाइडेड की हुई हो, ठीक है ना, या अगर किसी के नाम पे की गई हो प्रॉपर्टी बट उसको प्रॉपरली मिले नहीं, तो उसको क्या करना पड़ता था, स्ट्रगल करना पड़ता था उसको अपनी प्रॉपर्टी हासिल करने के लिए। पहले के टाइम पे तो ऐसा ही होता था ना कि भाई जिसके जितने बेटे हो उसको उतनी प्रॉपर्टी दी जाती थी, मोनार्की सिस्टम वगैरह चलती थी। बट आपको तो पता ही है कि ये जो किंग्स वगैरह थे उनको तो अपनी गद्दी बहुत प्यारी होती थी, थ्रोन बहुत प्यारा होता था। तो वो अपनी गद्दी हासिल करने के लिए क्या करते थे, अपने भाइयों भाइयों का भी खून कर डालते थे ऐसे, क्योंकि उनको राज करना, अपने किंग बनने का ऐसे बहुत ही पावरफुल ऐसे होता है ना, ईगो बनने का वैसा होता था। सो ये जो थे ना वो खुद ही में ही क्या करते थे, लड़ाई झगड़ा करते थे। कोई कोई स्टेप्स ब्रदर होते थे तो वो भी क्या करते थे कि भाई अपना पावर, अपना थ्रोन पाने के लिए खुद में ही लड़ाई झगड़ा करते थे ऐसे। हुमायूं वॉज डिफीटेड ट्वाइस बाय द शेरशाह एंड ही हैड एस्केप फॉर 15 ईयर्स। हुमायूं जो थे वो शेरशाह के सामने 2 बार डिफीट हो गए, और वो एस्केप मतलब वहाँ से भाग गए थे 15 साल के लिए, इन ऑर्डर टू सेव हिज लाइफ, खुद की लाइफ बचाने के लिए। ड्यूरिंग दैट टाइम अकबर वॉज बोर्न इन द पैलेस ऑफ किंग अमरकोट। पर उस टाइम पे क्या हुआ, अब अकबर का भी बोर्न हुआ था कौन से पैलेस में, अमरकोट के पैलेस में। हुमायूं रीगेन द दिल्ली फ्रॉम द सक्सेसर ऑफ शेर शाह। बट देखो हुआ क्या था, एक तो हुमायूं को पहले से ही उन्होंने अपने ब्रदर के साथ भी स्ट्रगल किया था अपनी प्रॉपर्टीज़ वगैरह पाने के लिए, और शेर शाह सूरी जो थे वो भी उस टाइम पे क्या किया, दिल्ली पे अटैक किया था उन्होंने। और तब हुमायूं जो थे वो 2 बार डिफिट हो गए थे शेर शाह के सामने, और 15 साल तक वो गायब हो गए थे। और तब उस टाइम पे अकबर का एक पैलेस अमरकोट में क्या हुआ था, बोन हुआ था। अब शेरशाह के बारे में बताया जाए तो 1540 टू 1545 5 साल। देखो यहाँ पे 1540 तो 1555 तक है, और इसमें क्या 1540 टू 1545। तो ये जो ईयर्स डिफरेंटली आप देख रहे हो, पहले और बाद में एंड करके 2 बार दे रखे हैं। इसका मतलब ये है कि पहले हार गए, फिर से जीता, और फिर से वो हार के अपना जो किंगडम जो होता है वो प्रॉपरली उसने क्या किया था, हासिल किया ऐसे। पर उस बीच में क्या आ गया था, शेरशाह सूरी जो थे उसका रूल भी चला था, पर वो 5 साल तक ही चला था। फिर से क्या आया था, मुगल्स के हाथ में फिर से उनका क्या आ गया था, किंगडम आ गया था। शेरशाह सूरी वॉज अफगान लीडर हु had progressed of his own. He defeated Humayun twice and therefore established the Sur dynasty in Delhi. और फिर उन्होंने क्या किया था, मुगल के टाइम पे ही हुमायूं के साथ उनका 2 बार क्या हुआ था, लड़ाई हुई थी, और हुमायूं जो थे 2 बार हार गए थे, और वो 15 साल के लिए गायब हो गए थे, भाग गए थे। तब 5 साल 1540 टू 1545 तक शेरशाह सूरी ने क्या किया था, दिल्ली पे अपना सुर डायनेस्टी इस्टेब्लिश की थी, ठीक है, और उन्होंने रूल किया था दिल्ली पे। आफ्टर गेनिंग कंट्रोल ओवर दिल्ली ही वॉन मेनी अदर इम्पॉर्टेंट बैटल। ही देन एक्सटेंड हिज एम्पायर फ्रॉम काबुल टू बंगाल एंड मालवा। फिर उसने क्या किया था, अपना एम्पायर एक्सपांड किया था, काबुल टू बंगाल एंड मालवा। He was known as the reformer of history. He is known as the reformer of history. After the Sher Shah, the Mughal dynasty was re-established in Delhi. फिर क्या हुआ था कि फिर से शेर शाह सूरी, जब शेर शाह सूरी का टाइम कंप्लीट हुआ
फिर से क्या हुआ, 5 साल में मुगल एम्पायर ने फिर से हुमायूं के बाद उनके बेटे कौन थे, अकबर, उन्होंने फिर से क्या किया था, दिल्ली पे कब्जा किया था एंड फिर से मुगल एम्पायर कंटिन्यूसली चलता आ रहा था। बीच में सिर्फ 5 साल के लिए शेरशाह डायनेस्टी जो सूर डायनेस्टी है वो इस्टेब्लिश्ड हुई थी। बट फिर से दिल्ली को क्या किया, मुगल एम्पायर ने रिकैप्चर कर डाला और क्या हुआ, फिर से मुगल डायनेस्टी जो थी स्टार्ट हो गई दिल्ली पे रूल करने के लिए। और फिर उसके बाद कौन आए, अकबर, 1556 से लेके 1605 तक। देखो पहले सबसे पहले कौन, तो बाबर, ठीक है, वो आए। उसके बाद कौन आए, तो उसके बाद आए हुमायूं। हुमायूं के बाद कौन आया, तो अकबर आया। तो बाबर ने रूल किया थोड़ा टाइम, फिर उनकी डेथ हो गई। उसके बाद उनके सन जो थे हुमायूं, उन्होंने दिल्ली का थ्रोन लिया, बट उसमें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, उन्होंने अपने भाइयों के साथ भी लड़ाई की और उन इन बिटवीन शेरशाह सूरी ने भी दिल्ली पे अटैक किया था और हुमायूं 2 बार उनसे हार गए थे एंड 15 साल तक क्या हो गए, वो गायब हो गए थे। इस बीच में किंग अकबर जो थे उनका बोर्न हुआ था कौन से पैलेस में, तो अमरकोट पैलेस में, ठीक है। फिर शेरशाह सूरी जो थे वो 5 साल तक उन्होंने दिल्ली पे क्या किया था, राज किया था एंड सूरी डायनेस्टी इस्टेब्लिश की थी। बट फिर से क्या किया कि मुगल सल्तनत जो मुगल एम्पायर जो था उन्होंने रिकैप्चर्ड कर डाला दिल्ली को और फिर से दिल्ली पे रूल करना स्टार्ट कर डाला। तो पहले बाबर, हुमायूं, अब कौन आएंगे, अब अकबर। अब अकबर के बारे में तो आपने बहुत सारा सुना ही होगा, 14 अकबर, बहुत ही फेमस स्टोरी है, उनकी पूरी की पूरी स्ट्रगल है उसमें दिखाई गई है। एंड अकबर जो थे वो कैसे थे, किस हिसाब से उनका एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क था, उन्होंने क्या क्या बनवाया था, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अकबर वॉज 13 years old when his father हुमायूं passed away। अब अकबर जो थे वो 13 साल के थे जब उनके फादर, उनकी डेथ हो गई। अकबर वॉज वेरी यंग, सो बैराम खान, a faithful minister of हुमायूं, ब्रॉट एडमिनिस्ट्रेशन ऑन अकबर्स बिहाफ। अब देखो अकबर जो थे ना वो 13 साल के ही थे जब उनके फादर की क्या हो गई, डेथ हो गई थी, ठीक है। पर अब अभी 13 साल का बच्चा तो थोड़ी ना पूरा का पूरा किंगडम संभालेगा। तो उनके जो एक मिनिस्टर थे कौन थे, बैराम खान, जो बहुत फेथफुल थे, उन्होंने पूरा का पूरा क्या किया था, एडमिनिस्ट्रेशन वर्क संभाला था ऑन बिहाफ ऑफ अकबर। जब तक अकबर बड़ा ना हो जाए तब तक उन्होंने पूरा का पूरा दिल्ली का जो सल्तनत था वो संभाला था। जैसे ही अकबर बड़े हुए तो उन्होंने पूरा का पूरा कब्जा किसको दे दिया, अकबर को दे दिया। पर तब तक उन्होंने अकबर को ट्रेन भी किया अच्छी तरह से और पूरा का पूरा राज्य जो था वो भी चलाया था। हेमू, the leader of Sikandar Sur, established his rule over Delhi when Akbar was in Punjab. With the guidance of Bayram Khan, Akbar defeated Hemu in the Battle of Panipat। अब हुआ क्या कि हेमू जो थे वो लीडर थे कौन थे, सिकंदर सूर के। उन्होंने फिर से इस्टाब्लिश्ड किया अपना रूल दिल्ली में। बट बैराम खान के गाइडेंस के हिसाब से अकबर ने क्या किया, हेमू को डिफीट कर डाला, हरा डाला और पानीपत की लड़ाई में और अपना जो एम्पायर था वो कंटिन्यू रखा उसको हरा कर। So Hemu, the leader of Sikandar Sur, established his rule over Delhi when the Akbar was in Punjab, जब अकबर पंजाब में थे। पर with the guidance of Bayram Khan, अकबर defeated Hemu in the battle of पानीपत। पर अकबर ने बैराम खान के गाइडेंस को लेके उन्होंने बचपन से ही उनके साथ रहना कहना सीखा, किस तरह से किंगडम वगैरह चलाते हैं, वर्क कैसे करते हैं, उनकी हेल्प से भाई लड़ाई करना कैसे सीखते हैं, किस तरह से लड़ाई करते हैं, किस तरह से सामने वाले पर्सन को डिफीट करते हैं, वो सब सीख के उन्होंने क्या किया, हेमू को हरा डाला।
Since Behram Khan became the more independent, Akbar seized away all his power and sent him for Hajj. He was killed on the way to Hajj. अब हुआ क्या? Since Behram Khan became more independent, Akbar seized away all his power and sent him to Hajj. अकबर बैराम खान जो थे वो इंडिपेंडेंट हो गए, बिकम मोर इंडिपेंडेंट, पर अकबर ने क्या किया, उनको उनसे सारे पावर्स लेके, क्योंकि अब तो ओबियसली अकबर बड़े हो गए थे, तो अकबर जैसे ही एक बैटल जीत के आए तो उन्होंने क्या किया, बैराम खान को हज भेज दिया और पूरी का पूरी जो पावर होता है, थ्रोन होता है, वो अपने हाथ में ले लिया। बट वो हज के रास्ते में जाते हुए बैरम खान का क्या हो गई, डेथ हो गई थी। अकबर एनेक्स्ड चित्तौड़ and Ranthambore in the battle of against Rana Pratap. Frequent battles were fought between them. Akbar Empire extended during the period between 1585 to 1600 CE. He annexed Kandahar, Kashmir, Kabul and established his rule on Kandesh, Ahmednagar in the south. There was a lot of disorder during the last days of Akbar's rule. As a Prince Salim revolt, later on Salim adopted the name of Jahangir and ascended the throne. We have already gathered a lot information about the different rulers of Mughal dynasty in dynasties and Babur, Humayun, Akbar and Sher Shah Suri of the Sur dynasty. Now on the basis of them we will learn about the administration, society and architecture. देखो पहले तो हमने लर्न क्या किया, डायनेस्टीज के बारे में डिफरेंट, राइट। जैसे कि पहले बाबर आए, मुगल एम्पायर की बात करी गए तो पहले बाबर आए, फिर हुमायूं आए, उसके बाद अकबर आए, ठीक है, शेर शाह आए। अब ये तो हमने लर्न किया कि डिफरेंट डिफरेंट क्या है, नेम आए, पर उनका रिलेशन अदर कंट्रीज़ के साथ कैसा था, रूलर्स के साथ कैसा था, उनका एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कैसा था, उन्होंने क्या क्या मॉन्यूमेंट्स बिल्ड कराए, अब हम उसके बारे में लर्न करेंगे। तो अगर अकबर की बात की जाए तो बैराम खान से सारे पावर्स लेके उनको हज भेज दिया। देन आफ्टर हज में ऑन द वे में उनकी क्या हो गई, डेथ हो गई। फिर अकबर ने चित्तौड़ एंड रणथंबोर में बैटल की। राणा प्रताप कौन, महाराजा राणा प्रताप जो थे, ठीक है, उनके साथ उन्होंने बैटल की फ्रीक्वेंट एंड कंटिन्यूसली, उनकी बैटल्स उनके साथ चालू हुई थी। फिर अब अकबर ने क्या किया, धीरे धीरे जो अपना एम्पायर था वो क्या हो करते गए, एक्सटेंड करते गए। 1585 से लेके 1605 तक उन्होंने काफ़ी सारा जो अपना एम्पायर था वो एक्सटेंड करते गए, लेते गए, नेक्स्ट करते गए, मतलब अपना पावर जो था वहाँ पे चलाते गए। लाइक कश्मीर, कंधार, काबुल, उन्होंने हर एक जगह पे क्या किया, अपना जो होता है ना एम्पायर वो इस्टाब्लिश करते गए। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, अकबर के बेटे सलीम जो है उनका बर्थ हुआ, और सलीम ने जब अपना थ्रोन अपने हाथ में लिया तब उनको जहांगीर के नाम से उनको थ्रोन को मिला। और उसके बाद जहांगीर ने क्या किया, पूरे के पूरे किंगडम को संभाला और उस पर रूल किया। तो ये हमने पढ़ा अकबर के बारे में। और अब हम पढ़ेंगे कि उनकी जो क्या कहते हैं कि भाई डिफरेंट डिफरेंट वर्क था, उन्होंने क्या क्या बनवाया, किस तरह से बनवाया, उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे कि भाई उनका रिलेशन था मुगल्स एंड अदर रूलर्स के साथ कैसा था, उन्होंने क्या क्या बनवाया था, फिर किस तरह से कितनी कितनी चीज़ें उन्होंने बनाई, और जो आज तक हम देखते आ रहे हैं रिफॉर्म कैसे हुआ, न्यू शेयर चीज़ें। देन आफ्टर हम बात करें काफ़ी जो न्यू मॉन्यूमेंट्स की बात करें, वो किस किस ने किस तरह से बनाई और कैसे एक्सटेंड हुई, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज इस चैप्टर में हमने पहले आधा चैप्टर कंप्लीट किया मेडिवल गुजरात का, जिसमें राजपूत एज ने किस तरह से अपना वर्क किया था और उनका एडमिनिस्ट्रेशन वर्क कैसे था। उसके बाद हमने पढ़ा कि मुग़ल एम्पायर के बारे में। तो पहले बाबर आए, फिर हुमायूं आए, फिर बीच में शेर शाह सूरी आए,
देन आफ्टर उसके बाद अकबर आए। अब उनके रिफॉर्म्स के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है स्टूडेंट। सो टिल दैट स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक यू।